हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अली आबिद और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अभी आप ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होंगे। 9 बज चुके हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे हाथों में चाय के कप हैं। मैं चाय की चुस्की लेता हूँ। अच्छा जनाब, जब चाय की बात होती है तो शाकिर भाई आज मेकअप रूम में कह रहे थे कि आप मेरा नाम ले देती हैं, तो अब मुझे आपको और मज़े की चाय बना के देनी पड़ती है ताकि आप लोगों को ये ना बता दें कि आज चाय कैसी बनी है। तो खैर अगर मौसम के हवाले से बात की जाए, मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो अली कितना ज़बरदस्त मौसम हुआ है और कराची के मौसम को लोग हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी कराची वाले जो एवं ठिठरते रहते हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि एक हफ्ते जो है ठीक ठाक कराची का मौसम संगदिल सनम है। कभी जो है वो ठंडा होता है तो इतना ठंडा होता है कि लोगों को जो है वो कपकपी जो है लगने लगती है और वो ठिठरने लगते हैं। और अगर मौसम नीचे की तरफ आता है तो हम दिसंबर में भी कभी कभी गर्मी जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और पंखा चलाना पड़ जाता है। अच्छा, और दूसरा अब तो क्योंकि न्यू ईयर भी आने वाला है और ये साल पूरा जो है वो खत्म होने जा रहा है, तो एक बड़ा इवेंट है। तो लोग वैसे भी बड़े इस टाइम पे जो है ना बड़े खुश हैं। बहुत सारी जगहों पे ली कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इन्विटेशन आ रहे थे कि जी यहाँ पर मुझे अच्छा ये सारे सीक्रेट मैं ऑन एयर नहीं खोल सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके कॉन्सर्ट्स हैं और उन्होंने पर्सनली भी इन्वाइट किया है कि आप लोग आए और हमारे कॉन्सर्ट को एंजॉय करें। आप किधर जा रहे हैं न्यू ईयर पे? हम कहाँ जाएंगे? सी व्यू जो है वो बंद कर दिया जाता है। कराची में जो है वो सबसे बड़ा एक मसला ये होता है, अगर कराची के जो करता धरता है वो सुन रहे हैं तो काइंडली न्यू ईयर का इवेंट होता है, लोगों को अगर एंजॉय करना है तो एंजॉय करने दीजिए। लोग भी गलत करते हैं यकीनन, जो खासतौर पे वन व्हीलिंग होती है न्यू ईयर नाइट को और उसके साथ साथ जो आतिशबाजी की जाती है, जो गलत तरीके से हवाई फायरिंग की जाती है, वो भी गलत है। और दीगर ये कि हम देखते हैं कि साहिल समंदर को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया है। ये क्या लड़कों में ये क्या खास बात होती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट है, न्यू ईयर नाइट है, 14 अगस्त है, तो साइलेंसर जो है वो बाइक्स के निकाल देते हैं और इतना शोर हो रहा होता है सड़कों पे और न्यू ईयर की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ये किस तरीके की सेलिब्रेशन है? पर अपनी बात करें तो कराची में वैसे अब बहुत बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है, लेकिन आप देखें जगह जगह कचरा कुंडियां हैं, जगह जगह जो है वो हम गंदगी देखते हैं। रोड्स का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा नहीं है। और फिर दूसरी चीज, लोगों को एंजॉय करने के लिए जो जगहें दरकार होती हैं वो कराची में मौजूद नहीं है। तो अब नई जगहें जब तक आएंगी नहीं, कोई अच्छे अच्छे एरियाज बनेंगे नहीं, तो लोग जाहिर सी बात है जो मनचले नौजवान हैं इसी टाइप की हरकतें करेंगे। मतलब ये बात करके आप सिंध हुकूमत को नाराज कर रहे हैं, उन्होंने इतने करोड़ों रुपए पार्कों पे लगाए, नई जगह बना के तो दिए, क्यों नहीं जाते आप लोग वहाँ पे? वो पार्क 2 महीने तो वैसे ही रहते हैं हालत में, लेकिन 2 महीने बाद जो है वो कचरा कुंडी बन जाता है। तो गलत बात है। पार्क्स के हवाले से तो सिंध हुकूमत बड़ी एक्टिव है और बड़े पार्क भी बना रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। बाग इब्ने कासिम को देखें कितने बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया था और वहाँ पर लोग आते भी थे। अभी आप जाके उसकी हालत देखें, बिल्कुल। आप पता नहीं पार्क्स बनते तो है लेकिन उसके 2-3 महीने बाद हाँ बिल्कुल 2-3 महीने बाद वहाँ पर जो है इस तरह की खबरें आ रही होती है कि यहाँ से असला बरामद हुआ, यहाँ से मंशियात बरामद हुई। तो मेरे ख्याल में शायद पार्कों को इसीलिए लोगों को हम जो है ना थोड़ा लाइटर मूड में लेकर आते हैं। और लाइटर मूड की जब हम बात करें तो मैं और अली बात करें न्यू ईयर के हवाले से, मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जनाब क्योंकि सेलिब्रेशंस के दिन चल रहे हैं ये और 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है लोग इवेंट्स के ऊपर ही होते हैं और ज्यादातर लोग अली जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं अपनी वेकेशंस के लिए, विंटर वेकेशंस के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सैयाह जो है बड़ी तादाद में रुख करते हैं। मरी का, गिलगित, डोमेस्टिक टूरिस्ट अब ज्यादा होता है। डोमेस्टिक पहले आज से तकरीबन अगर 5 साल या 4 साल पहले देखें तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जाते थे। समर सीजन में तो फिर भी चले जाते थे, विंटर सीजन में इस हद तक लोग नहीं जाते थे हिल स्टेशन। लेकिन अब सब देखने में आया है कि 1000 पीपल्स जो है वो रुख करते हैं। पंजाब के लोग तो रुख कर लेते हैं क्योंकि मरी और स्वाद जरा उनसे नजदीक है, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें, खुसूसी तौर पर कराची की बात करें, तो कराची से बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो अब स्वाद का रुख कर रहे हैं और मरी का रुख कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। बहरहाल आपकी फैमिली में से किसी ने रुख किया होगा तो वो भी जरा शेयर कीजिए। डेफिनेटली जो जितने भी कजन्स वगैरह जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि जी पाकिस्तान जो है इतना बेहतरीन है कि जब हम पिक्चर्स खींच के लगाते हैं तो लोग पूछते हैं, इंटरनेशनली भी पूछते हैं कि यार ये कौन सी जगह है, आप किस जगह पर मौजूद हैं। और अभी हाल ही में एक मूवी के वाले से एहसन खान आए हुए थे, उसमें जो जगहें थी जो गोरखकिल के बारे में, कुंड मलीर के बारे में जो वो बता रहे थे, बिलीव करो अली जब हमने कुंड मलीर का प्रोग्राम बनाया मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैंने कहा यार इतनी दूर है और पता नहीं कैसी जगह हो, तो मैंने नहीं जाना। मैं मतलब आई रेग्रेट कि यार मैंने वो प्लान क्यों जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। साउथ अफ्रीका के बीचेस बड़े मशहूर हैं जिनको हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं वो पिक्चराइज करते हैं अपनी
वहां पर जाके। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो बीचेस हैं, हमारे जो इस टाइप के रिजॉर्ट्स हैं, वो इतने खूबसूरत हैं। अगर उनको मजीद अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए तो यकीनन हम जो है वो अच्छा और इसमें जो जितनी भी मूवीज हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करें, क्योंकि इन मूवीज में इन तमाम डेस्टिनेशन को बड़ी जबरदस्त तरीके से शूट किया गया है। तो जनाब ये तो गई तमाम हल्की फुल्की बातें। अब बढ़ते हैं हमारे आज के शो की टॉप स्टोरीज की जानिब और हियर वी गो नाउ। शहीद बीबी, आपके बाद सियासत मुनाफिकों के हत्थे चढ़ गए हैं। आपको अदालत अदालत फिराने वाले हुक्मरान आज अदालत के बाहर चीख रहे हैं, अपने सर पीट रहे हैं। सियासी झड़पों में शिद्दत, घड़ी खुदा बख्श से बिलावल के मुखालफीन पर ताक ताक कर निशाने। कहा दूसरों को चोर कहने वाले खुद बड़ी चोरी में पकड़े गए। हुक्मरानों ने जमहूरियत को कमजोर और बेतौकीर किया। बीबी को अदालत में घसीटने वाले आज खुद अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बिलावल ने जहां हुकूमत की कमजोरियां गिनवाई, वहीं बीबीसी को इंटरव्यू में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर बेनजीर के कत्ल का इल्जाम भी लगा दिया। मुशर्रफ ने मेरी मां को कत्ल कराने के लिए तमाम हालात का फायदा उठाया। दहशतगर्द बिलाल ने शायद गोली चलाई हो, लेकिन मुशर्रफ ने मेरी वालिदा की सिक्योरिटी को जानबूझकर हटाया ताकि उन्हें मंजर आम से हटाया जा सके। मुखालिफों को कहना चाहता हूं कि इतना करो कि हम सह सकें, ऐसा न करो कि हम उफल जाएं और आपको भी याद करा दें, इसलिए कि आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और मुझे पता है कि नहीं है। मैं जानता हूं कि किस तरह आप आंखों से रोते हैं जब जेलों में जाते हैं। आसिफ जरदारी ने मुफाहिमत वाला इत्ताक रखकर आस्तीनें चढ़ा ली। मुखालिफिन को ललकारते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, अब मुस्लिम लीग नून का साथ कभी नहीं देंगे। जुल्म इतना करें जितना वो खुद भी सह सकें, ऐसा ना हो कि हम उबल जाएं और अगला पिछला सब याद करा दें। आसिफ जरदारी ने साजिशी अनासिर को गंदे अंडे करार दिया। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ ने अवाम में जाने के लिए कमर कस ली है। मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार, कहा सड़कों पर आकर जवाब देने का ऐलान करता हूं। कहते हैं बहुत हो गया आराम, अब घर पर नहीं बैठना। आइन की हुक्मरानी, वोट के तकद्दुस का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाएंगे। तहरीक अदल किसी के खिलाफ नहीं, इंसाफ के लिए है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की सफबंदी में तेजी। अब एक नहीं बल्कि 2 धरनों के लगेंगे मैदान। पीटीआई की ताहिरुल काजी को बेअक वक्त 2 धरनों की तजवीज। लाहौर में अवामी तहरीक और इस्लामाबाद में कप्तान सड़कों पर आएंगे। तो जनाब हैपनिंग होने जा रही है और ये साल खत्म हो रहा है और इस साल के आखिर में हम देखेंगे, कल बात करेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन फिलहाल तो बड़ी कशीदगी वाली सूरत हाल नजर आती है। इधर से पीटीआई तैयार है, उधर से जो है वो पैट तैयार है और फिर साथ साथ जरदारी साहब का भी साथ हो तो फिर बात निराली हो जाती है। क्यों अली? एग्जैक्टली कल का दिन अगर हम बात करें तो बड़ा जो है वो जबरदस्त रहा है और हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने बयान दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी खूब गर्जे बरसे हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी जो है वो खूब गर्जे बरसे हैं और इसके साथ साथ हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ भी खूब गर्जे बरसे हैं। तो बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। बिल्कुल बड़ा अहम रहा है। तो अब जान लेते हैं कि अखबारात की जो शह सुर्खियां हैं वो क्या कह रही हैं। तो अखबारात की बात कर लेते हैं और सबा कल जो है वो ताज हैदर साहब बड़े नाराज हो गए थे। बड़े नाराज हो गए थे। कि शायद जो है वो कुछ
उस वक्त उनको कुछ ज्यादा ही हमारी बात बुरी लग गई, लेकिन सर अगर आप हमें सुन रहे हैं, आपने सबक को बोला था कि अखबार के हवाले से कि शायद हम अखबार पढ़ लिया करें, और इनडायरेक्ट वे में मुझे भी आप बोल रहे थे कि अखबार पढ़ लिया करें, तो हम आपसे सिर्फ कल यही जानना चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में आखिर कमी क्यों आ रही है, और साथ साथ बेनज़ीर के कत्ल के हवाले से जब सवाल किया जा रहा था आपसे, तो वो ये किया जा रहा था कि बेनज़ीर के कातिल हम नहीं कहते जिंदा हैं, आपकी क़यादत कहती है। कल खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ का कातिल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है, जो साबिक सदर पाकिस्तान है। जब बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई वो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे। तो आज ये एक्सप्रेस अखबार की भी लीडिंग स्टोरी है, जंग की भी लीडिंग स्टोरी है, डॉन की भी लीडिंग स्टोरी है। अगर आप पाकिस्तान का कोई भी अखबार उठा लें, सुबह का उठाएं, दोपहर का उठाएं, शाम का उठाएं, रात का उठाएं, या कोई वेबसाइट उठाएं, कोई ब्लॉग उठाएं, सब में ये खबर आपको मिलेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ का कातिल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है। ये हम नहीं कह रहे, बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, यही हम बात कह रहे हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जैसे ही कल के आप अखबारात देखें, कल के टॉक शोज देखें, कल से लेकर अब तक आज यही सवाल किया जा रहा है कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इतना बड़ा नाम थी, इतना बड़ा लीडर थी, और अगर उनकी बरसी के मौके पर ही ये सवाल जानदार तरीके से नहीं किया जाएगा कि उनके कातलों का क्या हुआ, उस तहकीकात का क्या हुआ, तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा नाराज हो जाते हैं, आज का उनको अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, सारे अखबार पढ़ने बिल्कुल ताज हैदर साहब को आज का अखबार जरूर पढ़ लेना चाहिए, और साथ साथ बागी जो सियासी रहनुमा है उनको भी कहना चाहिए पीपल्स पार्टी के कि आप आज का अखबार पढ़ लें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक दफा फिर से शिकवा कर दिया है कि जनाब परवेज मुशर्रफ जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात की जाए, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि जी मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जाता है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास किसी किस्म का कोई एविडेंस है तो वो सामने लेकर आए, उनकी ऑटोप्सी क्यों नहीं कराई गई, उनका मोबाइल फोन कहाँ है, और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो ये हुकूमत का राइट बनता था, क्योंकि वो बड़ी लीडर थी, तो उनकी पोस्टमार्टम कराया जाता, उस जगह को जिस जगह पर वो शवाहिद थे फौरन से रिमूव क्यों करवा दिया गया। तो बड़े सवालात ने जन्म लिया है, क्योंकि बीबी भुट्टो शहीद जो है एक बड़ी लीडर थी। और कल अगर हम तज्जियों और तबसरों के ऊपर नजर डालें, इवन इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी बात करें, तो BBC को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें दोनों जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी था, इल्जामात तराशी जो है वो जारी थी। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए तो तहकीकात का दायरा कार अब वाकई में वसी करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यही वो सवाल था जो कल हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सामने रखा था कि जी आपकी हुकूमत रही, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब 2018 शुरू हो जाएगा जिसमें इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लीडर, एक अवामी सानिया, एक कौमी सानिया पेश आया, लेकिन उसके हवाले से तहकीकात नहीं की गई। तो यही खबर जो है जंग की भी, एक्सप्रेस की भी, डॉन की भी, बिजनेस रिकॉर्डर की भी, चारों खबरों की जो मेन लीड है वो यही है कि जी बीबी भुट्टो के जो कातिल हैं वो आज तक पकड़े नहीं गए, ब्लेम गेम जारी है। बहरहाल आपने जो है वो ताजदर साहब तक हमारा मौक़िफ़ पहुंचा दिया है। बिल्कुल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं आज अखबार की जीनत बनी है। कल मियां नवाज शरीफ भी खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं, और अब उन्होंने कह दिया है कि किसी सूरत घर नहीं बैठना, वो कह रहे हैं आराम कर लिया, अब सड़कों पर आना है। कारकुनान से भी कह रहे हैं, अपने लीडरों से भी कह रहे हैं, यानी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं उनसे भी कह रहे हैं, वो खुद अपने आप के बारे में भी कह रहे हैं कि अब सड़कों पर आना है। और जैसे कि वो मुसलसल काफी दिनों से कह रहे हैं कि अब मैं तहरीक अदल चलाऊंगा, पहले मैंने अदलिया बहाली तहरीक चलाई, अब मैं तहरीक अदल चलाऊंगा, क्योंकि उनके नजदीक इस मुल्क में अदल जो है वो नहीं है, उनको चूंकि इंसाफ नहीं मिला है, और पैनामा में उनको गलत निकाला गया। वो कहते हैं कि उनको अकामे पर निकाल दिया गया, इशू था पैनामा, मुकदमा था पैनामा का, लेकिन वजह बनी उनकी नाअहली की अकामा। तो वो कह रहे हैं कि तहरीक अदल चलाऊंगा और हर सूरत सड़कों पर आऊंगा, घर नहीं बैठूंगा, अवामी राबता मुहिम तेज करूंगा। और हमने देखा सभा के कल जब वो खिताब कर रहे थे तो जितने भी लोग थे वो उनको सेकंड कर रहे थे। तो आने वाला वक्त काफी जो है वो हैजान खेज होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के कैंप में जो है वो सफबंदी हो रही है, और लग ये रहा है 2-3 दिन पहले लग रहा था कि शायद जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक चीज जो मैं नोटिस करी हूँ ओवरऑल नून लीग के अंदर, अब बाकी में वो इस पॉलिसी के ऊपर है कि जी जारहाना पॉलिसी अपनानी चाहिए और मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो इस टाइम पर उनको सूट भी करता है, बिल्कुल, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, वो थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं। और यकीनन जैसे कि हमारी मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स भी चलाते हैं, अखबारात में भी उनके बयानात आते हैं, तज़कियाकार भी कह रहे हैं, तो तकरीबन लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा एग्रेसिव पॉलिसी चला रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज थोड़ी जो है वो दरमियानी राह ले रहे हैं। और इसलिए अभी कुछ दिनों पहले हमजा शहबाज ने ये मौके भी इख्तियार किया था कि हमारा जो मौक़िफ़ है आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बन जाए, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम
आने वाले वक्तों में ये देख रहे हैं कि ताहिरुल कादरी, इमरान खान और पीपल्स पार्टी ये एक होने जा रहे हैं और धरने का मौसम शायद शुरू हो जाए, क्योंकि ताहिरुल कादरी कह चुके हैं कि वो धरना देंगे, इमरान खान भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ होंगे, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि सानिया मॉडल टाउन के कातिल जब तक नहीं पकड़े जाएंगे हम भी जो है वो। ठीक है, तो जनाब कातिलों के हवाले से भी यहाँ पर जंग जारी है कि जी सानिया मॉडल टाउन के कातिल नहीं पकड़े जा रहे हैं, और दूसरी जानिब अली ने बिल्कुल एक डिटेल मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन किए। तो अली, ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि इस साल के एंड तक हमने क्या खोया क्या पाया, हुकूमत के जितने दावे थे वो सच्चे हुए नहीं हुए, बिजली के जितने भी मंसूबे थे उनका क्या हुआ, मेट्रो मंसूबों का क्या हुआ, और हुकूमत अवाम को अपनी पूरी कारकर्दगी के अंदर, पूरे टेन्योर के अंदर पनामा लीक्स के अलावा, अकामा के अलावा और करप्शन के अलावा क्या देकर जा रही है। तो ये सवाल यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर कल डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम रुख कर लेते हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों का, और मुख्तलिफ शहरों में हमारे पास जो है सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं लाहौर की जानिब। लाहौर में मौजूद है आज उसकी नुमाइंदा हुमा भट्ट, और उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में कौन कौन से सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, कौन कौन से इवेंट है। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए कि न्यू ईयर आने वाला है, लाहौरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या तैयारियां जा रही हैं? न्यू ईयर आने वाला है, लाहौरियों की भी तैयारियां जारी होंगी, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा वीकेंड भी है न्यू ईयर पर, तो इस दफ़ा ज़रा तैयारियां भी ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि इस पर पार्टी और अरेंजमेंट्स और इसके अलावा बाकी जितने भी घरों में भी मिल बैठकर एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। और मौसम इतना खूबसूरत है, इतना आला है कि दिल करता है कि एंजॉय जरूर किया जाए। बहुत से जो इवेंट्स हैं और बहुत से आवाम तो जोश व खरोश के साथ पंजाब की जो है वो न्यू ईयर मनाएगी। ये बताएं सियासतदानों ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? सियासतदानों की जो एंजॉयमेंट है वो यकीनन उनके जुमलेबाजी में हम लोग को दिखाई देगी, तो हम लोग वो जरूर देखेंगे, उनकी तकारीफ यानी न्यू ईयर पे भी लड़ाइयां जारी रहेंगी, देखेंगे। आज भी हम यकीनन ये अभी क्योंकि इलेक्शन का मौसम आ रहा है, तो इलेक्शन के लिए ये सारी सिलसिले जो हैं ये भी जारी रहेंगे। और आज अगर मैं इवेंट्स का जिक्र करूं तो आज इवेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो ज़ायद फीसें हैं उसके हवाले से। जस्टिस साकिब निसार जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इस वक्त लाहौर में मौजूद है और यहीं पर उसकी समाअत जारी है। तो आज भी वो समाअत तो नहीं होगी, समाअत तो है मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उसके लिए वकील जो खातून वकील थी उनको रफीक रिजवाना गवर्नर पंजाब के जो बेटे हैं उनकी तरफ से कुछ दबाव के लिए कॉल की गई थी। तो आज गवर्नर के बेटे साहब जो हैं वो आज तशरीफ लाएंगे और वो अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। गवर्नर के बेटे तशरीफ लेकर आएंगे, जवाब जमा कराएंगे। लाहौर में भी शहरी पुरजोश है, न्यू ईयर के हवाले से जो है वो तैयारियां करें, साथ साथ भी तैयारियां करे होंगे कि उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से जलसा करना है। और अली, चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से हुमा भट्ट बात करनी थी, तो मुझे बड़ी पॉजिटिव उनकी ये चीज़ लगी है कि किस तरीके से उन्होंने ये जो मेडिकल कॉलेजेस का मसला है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो इतनी फीस ले रहे हैं, और वो साथ साथ कहते हैं कि फैक्ट्रीज में भी इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं, तो अब जो PMDC से रजिस्टर होगा मेडिकल कॉलेज उसके हवाले से उसको ये भी लगा है गवर्नर पंजाब के बेटे पर कि वो भी एक मेडिकल कॉलेज करते हैं। बहरहाल आज पता चलेगा कि गवर्नर जो पंजाब है उनके बेटे का क्या मौक़िफ़ है जब वो मीडिया से टॉक करेंगे। बहरहाल पेशावर का रुख कर लेंगे और वहां हमें ज्वाइन कर रही हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा, आपकी हम नाम भी है सबा रानी। तो सबा, गुड मॉर्निंग आज, और जरा बताइए आज क्या अहवाल है, क्या होना है पेशावर में? जी बिल्कुल, आज पेशावर में सिर्फ 2 ही इवेंट रखे गए हैं। आज जो पहला इवेंट है वो ख्वाजा सराओं के हवाले से एक सेमिनार है जो कि पेशावर प्रेस क्लब में मुनक़द किया जाएगा 10 बजे के टाइम पे। इसके अलावा 11:30 पूरा सूबा है उसको सर्दी की शदीद जो लहर है वो यहाँ पर जारी है। जो मौसम है वो खुश्क है फ़िलहाल बहरहाल, लेकिन ये है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध का राज है। मोटरवे जो है तो सुबह के टाइम पे अक्सर बंद ही रहती है। जो रशाकई इंटरचेंज है वहाँ पे कल भी उसको बंद किया गया था, तकरीबन 7:30 बजे के बाद उसको खोला गया। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर भी पिछले दिनों तो बर्फबारी जारी थी, लेकिन अभी ये है कि वहाँ पर मौसम मौसम जो है इंतहाई कड़ाकेदार हो रहा है केपीके में। अच्छा जरा ये भी तो बताइए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी चूंकि हफ्ता आ जाएगा, और फिर इतवार की रात जो है वो न्यू ईयर नाइट है, तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं पेशावर में, केपीके में, कहीं और जगह? पेशावर में इस तरह से ज्यादातर इस चीज को सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है न्यू ईयर नाइट होती है तो लोग यहाँ पर सदर और दीगर जो इस तरह यूनिवर्सिटी रोड हो गया, यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वहाँ पर निकलते हैं, कार्ड्स वगैरह लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं। बारे में बताएं सबा, वहाँ की फूड स्ट्रीट जो है, नमक मंडी के बारे में बताएं, वहाँ पर क्या प्रिपरेशन है न्यू ईयर के लिए, कौन कौन सी डिशेस तैयार कर रहे हैं वहाँ पे?
यहाँ की जो देसी जो खाने हैं, जिस तरह चर्ग हो गया, इसके अलावा जो दीगर यहाँ पर बड़ा गोश्त हो गया, लोग यहाँ पर ज़्यादातर पसंद करते हैं। छोटे गोश्त को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जो न्यू ईयर की तैयारियाँ तो लोग हल्की फुल्की यहाँ पर भी करते ही हैं, और ख़ास तौर पे फूड स्ट्रीट का रुख किया जाता है। और इन खानों की जो यहाँ पे जो खाते हैं वहाँ पर पहुँच कर 3 दिन ही रह गए हैं न्यू ईयर आने में, तो बहरहाल आप भी इंजॉय करें और केपीके के अवाम भी इंजॉय करें। यकीनन अच्छे अच्छे खाने भी खाए जाएंगे और जिस तरीके से लोगों को इंजॉय करना है वो वैसे इंजॉय करेंगे। बहरहाल सबा रानी आपका बहुत शुक्रिया। तो सबा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो है वो न्यू ईयर नाइट को जो है वो जिस हद तक इंजॉय करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और इस दफा अच्छी बात तो ये है कि संडे की रात ही जो है वो न्यू ईयर नाइट है। संडे की बिल्कुल रात ही न्यू ईयर नाइट है, लेकिन उससे एक चीज होगी कि जिन लोगों को मॉर्निंग में आना होता है, मेरे और आपके जैसे लोग, तो मंडे को मॉर्निंग में आना होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, न्यू ईयर नाइट है तो हम मैनेज कर लेंगे। और लेकिन लोगों को ये भी चाहिए कि न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करें, लेकिन किसी की जिंदगी में जो है ना मदाखलत ना करें, किसी को तंग ना करें, साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल ना चलाएं, वन व्हीलिंग ना करें, और उसके साथ साथ जो हवाई फायरिंग की जाती है वो ना करें, अच्छे तरीके से एंजॉय करें। हवाई फायरिंग से अच्छा याद दिलाया, हवाई फायरिंग के बारे में मजीद भी बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ आ गया एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और अब हम बात करेंगे कराची प्रेस क्लब के बाहर काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज की बुनियादी वजह यह है कि वो कहते हैं कि उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। और बहरहाल इस पर ही हमने एक पैकेज तैयार किया है। हमारी रिपोर्टर शाजिया अरशद वहां पर गई थी, उन्होंने वहां पर बात भी किया असातिज़ा से। पहले पैकेज देखिए, उसके बाद बात करेंगे। जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। ये दादागिरी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 रोज़ से यहाँ पर टीचर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। उनके कई मुतालबात हैं और अंदरूनी सिंध के बहुत सारे शहरों से यहाँ पर तमाम टीचर्स एसोसिएशन के लोग मिलकर आए हैं अपने मुतालबात के लिए और यहाँ पर उनको मंजूर करवाने के लिए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन सामने नहीं आया है। मेरे साथ सारंग शरा साहब मौजूद हैं जो कि मेहरान टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और आगे का अमल उनका क्या होगा अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मुझे बताएगा कि मतलब यहाँ पर आप लोगों के बैठने की असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हमारे साथ दोहरा सलूक किया जा रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट जो है ये बहुरूपे का आरोप इख्तियार किए हुए है। सिंध गवर्नमेंट ने कुछ चंद साल पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इख्तियारात को ख़त्म करके अपने तौर पर 17 स्केल में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन अफसर को भर्ती किए थे और अकलती डिपार्टमेंट में भी कुछ अफसरान भर्ती किए थे 17 स्केल में। उनका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, उसके बाद उनको कन्फर्म किया गया। उनके साथ कोई कंडीशन नहीं थी दोबारा टेस्ट लेने की या कुछ करने की, लेकिन टीचर जो NTS के ज़रिए या सिंध यूनिवर्सिटी के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट ये टेस्ट लेकर पास हुए हैं, उनसे दोबारा टेस्ट लेने का ऐलान किया इन्होंने। दूसरे तमाम सूबों में NTS के ज़रिए जो भी टेस्ट हुई है कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स उनको कन्फर्म किया गया है, लेकिन ये सिर्फ सिंध के उस्ताद के साथ ये जुल्म है कि इनको कन्फर्म नहीं किया जाता। हालांकि सिंध असम्बली ने एक बिल पास किया है कि रेगुलाइजेशन टीचर्स जो है ना वो रेगुलेशन के लिए 2012 ये बिल पास किया हुआ है कि उनको रेगुलर किया जाएगा और उसमें कोई टेस्ट की कंडीशन नहीं है। सर, अगर मतलब ये कि मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे का लाएअमल आपका क्या हो सकता है? हम आगे तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और तमाम सूबे के तमाम उस्ताद को यहाँ पर इकट्ठे करेंगे और बिलाल हाउस पे हम धरना मारेंगे और कल हमारी एक्शन कमेटी मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानती हूँ कि उनका क्या मुतालबा है। हमारे मुतालबा जो है वो क्लियर, 3 दिन से हमने सारे मुतालबात सरकार को भी बता दिए हैं, हुकूमत को पता है आपके प्रेस के थ्रू। हमारे प्राइमरी टीचर्स को 16 ग्रेड की इन्होंने अनाउंस किया है, अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। NTS टीचर्स हैं, उन्होंने यहाँ का जो बेहतरीन इदारा है NTS जिनके थ्रू उनका टेस्ट हुआ है, उनको अभी वो उनको रेगुलर नहीं कर रहे। हज़ारों असातिज़ा कराची में 3 दिन से बैठे हुए हैं, प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, CM हाउस तक पहुँचने की कोशिश की है, बजाय हमारे मुतालबात तस्लीम करने के। उन लोगों ने औरतों के ऊपर, इन लोगों को इतना शर्म भी नहीं है
असातिज़ा जो फीमेल टीचर्स हैं उनके दुपट्टे गिरा दिए हैं, उन पे तशद्दुद किया है, हमारे टीचर्स को गिरफ्तार किया है, हमारे मरकजी अहदेदारों को मारा पीटा है। अभी ये झूठे जो है वो अभी भी वादे कर रहे हैं कि ये करेंगे। मेरे साथ कराची NTS के भी एक टीचर मौजूद है, मैं उनसे जानती हूँ कि उनके कौन से 3 खास मुतालबात हैं जिनके ऊपर वो यहाँ पर रुके हुए हैं। जी, मैं पहले मीडिया के तवज्जो से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ हुक्म बाला को कि हमारा जो है वो 2012 पीर मज़हर के जो ज़माने में जो अपॉइंट हुए थे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस धरने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ NTS पास पूरे सिंध में जो अपॉइंट हुए वो, और दूसरा जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के तहत जो अपॉइंट हुए वो, और पीडीएलएफ वाले जो अपने ग्रेड 16 में जाना चाहते हैं। हम इन मुतालबात के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हमारा 2012 वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, अगर हमें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो हम तादमे मर्ग जो हड़ताल पर है उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। सुनिए आपने इनकी बात, ये कि सिंध और कराची यूनिवर्सिटी के NTS पास स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर मेरिट पर जिनकी भर्ती हुई है, उनके ये मुतालबात है तीनों जिसके ऊपर कि ये लोग यहाँ पर एहतजाज पे बैठे हैं, और उनका आगे का लाएअमल क्या होता है ये 28 तारीख के बाद अंदाजा होगा। जी, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। तो सिंध में ये हाल है असातिज़ा का। वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जब असातिज़ा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिरकार किसको इंसाफ मिलेगा? तो ताज हैदर साहब के लिए ये भी एक पिक्चर हमारे सामने जो है वो आ चुकी है, और उनके सामने भी यकीनन आ चुकी होगी कि इस वक्त सिंध में जो है वो असातिज़ा कह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मजीद रिन्यू नहीं करवाना, बल्कि ये किया गया है कि हर टेंशन नहीं देते ताज हैदर साहब को, उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं जो उनको हल करने। इस वक्त हमें ज्वाइन किया खुरम नवाज गंडापुर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर बिल्कुल ताहिरुल कादरी और जरदारी साहब और इमरान खान साहब के हवाले से जितनी भी बातें गर्दिश कर रही हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से जो है वो खलिश थी, लेकिन सानिया मॉडल टाउन के एक वाक़ये ने इन तमाम पार्टीज़ को, इन तीनों पार्टीज़ को जो है वो यकजा कर दिया है। इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये इत्तेहाद जो है आगे बढ़ रहा है और आप अपने जो भी आपके मुतालबात हैं वो किस तरीके से ओवरकम करा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब से जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है सही, तो बिल्कुल क्लियरली निशानदेही कर दी गई है कि ये 14 जो लोग शहीद हुए 17 जून के दिन, इस सारे प्लान को अमल दरामद कराने वाला पंजाब का लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तौकीर शाह के थ्रू उस चीज का अप्रूवल देने वाला चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा, जब ये क्लैरिटी सबको हो गई है तो देखें, उससे पहले इब्हाम था, हुकूमत कुछ सुनाती थी, हुकूमत कुछ बताती थी, क्लैश का लफ्ज इस्तेमाल करती थी, फिर एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल करती थी। इस रिपोर्ट ने बिल्कुल इब्हाम बार बार कहा कि पुलिस ने अनआर्म्ड सिविलियंस पे फायर किया, पुलिस प्लान बना के आई थी कि उसने जितने भी आप बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल पिछले 2 साल से जो है वो मुसलसल लोग सुन रहे हैं और लोगों को पता भी है, कैमरे ने खुद दिखाया था, हम टीवी चैनल्स ने ये तमाम तर जुल्म दिखाया था। बहरहाल लोगों का एक शिकवा है और वो आपकी क़यादत से शिकवा है, वो ये है कि ताहिरुल कादरी साहब आते हैं और कभी धरना देते हैं, कभी एहतजाज करते हैं, कभी सिर्फ जलसे करते हैं, उसके बाद वापस वो कनाडा चले जाते हैं। उनके माइंड में जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है कि करना है तो आखिर करना क्या है। इस बार आपका फोकस है कि हर सूरत हमें इंसाफ लेना है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ताहिरुल कादरी साहब नहीं जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। 18 से पहले मामला 2 बातें हैं, ये तो आपकी जजमेंट है और आपकी जजमेंट लामहला मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरे से पहले आप असातिज़ा से बात कर रहे थे, इन असातिज़ा के बच्चे हैं, इनकी बीवियां हैं, इनके माँ बाप हैं, आपका क्या ख्याल है सड़कों पे ये कितने साल रह सकते हैं? सही, हम तो ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से आपसे बात कर रहे थे, तो मैं बात कर रहा हूँ ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी। देखें, असल इशू हम छोड़ देते हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अगर मुल्क पे रहे या जाए, इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी नहीं है तो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ तो बिल्कुल मिलना चाहिए। आप फिर मेरा ख्याल है अगर नहीं सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें।
जी सर, अगर साद रफीक साहब के हवाले से बात की जाए तो अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने अपने वालिद साहब की बरसी पे कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से कि वो जो धरने की सियासत है उसको छोड़ दें और अगर उनको अदलिया पर यकीन है तो फिर वो यकीन रखें, उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, इससे सिर्फ तशद्दुद बढ़ेगा, शिद्दत पसंदी आएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो पहले अपने बाप की कब्र पे खड़े होके ये तो देखे कि वालिद उसका कौन था। मरे हुए लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ की बुनियादों में से एक आदमी था, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने पहले मरियम बीबी और नवाज शरीफ को तो समझा ले कि अदलिया पे यकीन करो। ठीक है। जो खुद पावर में बैठे हुए हैं, जो खुद नाअहल वजीर आजम है, उसकी शहजादी जो है, मेरा एक सवाल है कि वो जो शहजादी बोलती है खड़े होकर, आपका ये सवाल यकीनन नून लीग के कैंप तक पहुंच गया होगा हमारे तवज्जुह से। अब जरा ये बताइएगा, बड़ी अहम डेवलपमेंट 2 दिन पहले हुई और वो ये हुई कि इमरान खान ने कहा कि मैं ताहिरुल कादरी साहब के लिए जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। तो जरा वो बताएं वो क्या मैजिक है ताहिरुल कादरी साहब की शख्सियत में कि इमरान खान ने जो है वो एक अहम फैसला कर लिया, जो साबका पॉलिसी थी उसको एक तरफ रख दिया और उन्होंने बड़ी अहम बात कह दी कि वो ताहिरुल कादरी के लिए जरदारी साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार। साहब ने भी कहा कि जब चाहूं मैं दोनों को साथ बिठा सकता हूं। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें। देखें, आप लोग हमारे बच्चे हैं, आप लोगों के लिए हम कैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अगर सब फोर्सेस को इकट्ठा किया है, पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ ने सपोर्ट किया है, पीर ऑफ तौसा शरीफ ने भी सपोर्ट किया है और सब कर रहे हैं इस वजह से कि ये केस ले डाउन करेगा फाउंडेशन कि आइंदा पाकिस्तान में कमजोर को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कराची का आपने मशहूर वाकया देख लिया कि दिन दहाड़े कत्ल करके, प्रेशर से, जोर से, हर कुछ करके, पहले तो शाहरुख जतोई अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट में रहा, फिर फैसला हो गया। वो फैसला क्या हुआ? ये कहते हैं हमने खुदा वास्ते माफ किया, खुदा वास्ते माफ किया, तो पहले दिन क्यों नहीं माफ किया? खुदा वास्ते 2.5 साल बाद माफ किया। वो 2.5 साल में ये हुआ कि इतना प्रेशर लाया गया उस फैमिली पे, इतना प्रेशर लाया गया। मैं ये नहीं कहता हूं, जो आप शाहजेब कत्ल केस के हवाले से बात कर रहे हैं तो सिविल सोसाइटी ने उसके लिए एक पिटीशन भी दायर की है। आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि वो सिविल सोसाइटी की पिटीशन कामयाब होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नाज़रीन तक पहुंच गया है और हमें माजरत आपसे करनी पड़ेगी, आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। इस वक्त अभी हम अपने नाज़रीन को इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींचना ये मुल्कों को नीचे डबो देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी कौम इस वक्त मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, मनफी सियासत को मुस्तरद करेगी और तरक्की की सियासत को मजबूत करेगी। और अपोजिशन को भी मैं दावत देता हूं, डॉक्टर अल्लामा कादरी साहब को दावत देता हूं कि जो आप APC 30 तारीख को कर रहे हैं उसे धरने की बजाय, उसे इंतशार की बजाय कौमी वहदत और कौमी यकजहती की APC बनाएं, जिसमें हम सब मिलकर फैसला करें कि आज पाकिस्तान को जो धमकियां दी जा रही हैं, अगर अमेरिका के सदर और नायब सदर पाकिस्तान की तरफ धमकी दे रहे हैं तो हम पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के दुनिया को पैगाम दें कि अगर कोई पाकिस्तान को ललकारता है तो उसका जवाब ये कौम इत्तेहाद से देती है, यकजहती से देती है। इस वक्त अगर पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो धरने और इंतशार उन पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडा को कामयाब करने का नाम है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें हर कीमत पे इस्तेकाम रखना है और इस्तेकाम के लिए काम करना है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जरदारी साहब ने कहा कि ये हुकूमत को NRO करने देंगे। हमने कभी वो NRO नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। अलबत्ता हमारा एक और NRO है और वो नेशंस रिवाइवल ऑर्डर है, कौम के अहया का ऑर्डर। हमने नेशन
इकोनॉमी को रिवाइव किया है, हमने नेशन की एनर्जी को रिवाइव किया है, हमने नेशन की सिक्योरिटी को रिवाइव किया है। 2013 में इस मुल्क के अंदर तवानाई का बहरान इस कदर शदीद था कि ये कौम लालटेनें जलाने पे मजबूर थी। 2013 में दहशत गर्दी का इस कदर राज था कि मुल्क में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और कराची में टारगेट किलिंग होती। एहसन इकबाल इस वक्त खिताब कर रहे हैं और एहसन इकबाल मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे थे और नून लीग की जानिब से गाहे बगाए इस तरह की तकारीर का तकरीब से खिताब का सिलसिला जारी है, जिसमें उनका स्टांस यही होता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस हवाले से वो तहरीक अदल भी चला रहे हैं और इंसाफ के लिए वो सड़कों पर भी जाएंगे, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से भी वो आगे बढ़ेंगे और आवाम को बताएंगे और आवाम के अंदर जाके वो ये बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा अली, मैं एक जो है वो बहरहाल अभी एहसन इकबाल मजीद भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बार फिर कोयटा लिए चलते हैं। गवादर से कराची जाते हैं और दूसरे शहरों पे भी सफ़र करते हैं। जो हालिया चर्च का वाक़या हुआ या चंद एक वाक़यात और हुए, ये वो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जो सरहद पार से दरअंदाजी के ज़रिए किए जाते हैं। चूँकि हमारा हमसाया मुल्क भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को नाकाम बनाना चाहता है और आपको मालूम है कि उनका कलभूषण से जो है उसको हमने पकड़ा भी है, जिसने एतराफ़ किया है कि भारत सी पैक को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारा हमसाया मुल्क सी पैक को नाकाम बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए। और अगर हमारी सियासी जमातें भी पाकिस्तान में धरने और इंतशार फैलाना तो फिर वो किसका एजेंडा पूरा कर रही हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को इंतशार की जरूरत नहीं है, इस वक्त मुल्क को। तो वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कोयटा में खिताब कर रहे हैं और समझ जैसे कि वो यही बात कह रहे हैं कि अब एहतजाज और धरनों का मौसम नहीं रहा है, वो वक्त नहीं रहा है। लेकिन जैसे कि अभी हम गंडापुर साहब से बात कर रहे थे उससे थोड़ी देर पहले, तो वो कह रहे थे कि हर सूरत पैड जो है वो इंसाफ लेगी, उसके लिए हमें अगर धरना देना पड़ा, हमें एहतजाज करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन बहरहाल बड़ी अजीब सी अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आगे की मालूम होती है, समझ में नहीं आ रहा, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, तो यकीनन लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर नैरेटिव है किसी का तो किसका सही है। अच्छा, नैरेटिव जो है अली, अगर इस बारे में तीनों जमातों को आप देखें, तीन बड़ी जमातों को देखें, नैरेटिव में धरनों के हवाले से कह रहा हूं, हमें ऑपोजिशन की जानिब से ये भी लगता है, खुर्शीद शाह साहब अलग स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी साहब अलग स्टेटमेंट देते हैं। इसी तरह अगर हम ताहिरुल कादरी साहब की बात कर लें तो ताहिरुल कादरी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं के इत्तेहादी इमरान खान कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो बड़ी अजीब सी इस वक्त सियासत चल रही है। अच्छा, अजीब सी सियासत चल रही है। तमाम पार्टी से एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि जी ये अदलिया पे बिलीव नहीं करते, वो अदलिया पे बिलीव नहीं करते। अभी कल बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने शिकवा किया कि जी अदालत ने जो है वो उनके जो वालदा हैं उनके कातलों को वो छोड़ भी रही है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब भी गिले कर रहे हैं और तीसरी जानिब जो ताहिरुल कादरी साहब हैं उनको भी अदालतों के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं और वो कहते हैं जी धरनों की सियासत करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो देखा जाए तो हर पार्टी अपने अपने स्टांस के तौर पर अपने अपने मौक़िफ़ पर अदालतों को ही ब्लेम कर रही है, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी गलत सी बात लगती है। इन तमाम लोगों को अदालतों पर बिलीव करना चाहिए। अदलिया हमारा एक मौज़िज़ इदारा है, एक हमारी एक मौज़िज़ जगह है जहाँ पर हमारे तमाम फैसले इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी होते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचेंगे। कोप पहमा ने कौम से माउंट एवरेस्ट को सर करके नया रिकॉर्ड कायम करने में कामयाबी के लिए दुआ की अपील की। बुलंद पहाड़ों को सर करने वाले इस बुलंद हीरो को हमारा सलाम। बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने का इनका ख्वाब जरूर पाए तकमील तक पहुंचेगा। अस्मा नवाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। यह है पाकिस्तान का वो टैलेंट जिसके हवाले से अस्मा नवाज बता रही थी और खुद सतपारा साहब जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके ड्रीम्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उन्हीं से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सतपारा साहब, एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है कोप पहमा, और दूसरा ये कि पहली बार जब पहाड़ को सर करने का आपने सोचा और अपने ख्वाब को पूरा कर लिया, तो ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आपके जो एहसासात थे, जो इमोशंस थे, वो क्या थे? बड़े खतरनाक होंगे। हाँ, जब फर्स्ट टाइम जो 2006 में जब मैंने समिट। चले जी सतपारा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
सतपारा साहब को हमारी आवाज जो है वो नहीं जा रही है, लेकिन अली ये जो बिल्कुल अच्छा ये किसी पहाड़ की चोटी सर करना या पहाड़ पे चढ़ने का सोचना, उससे पहले बड़ी हिम्मत गेन करनी पड़ती है, उससे पहले सोचना पड़ता है कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते यार। जितनी बुलंदी पर जाते हैं उतनी ऑक्सीजन की आपको कमी जो है वो दरपेश होती है, और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो है नॉर्मली तो वैसे जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकिन सतपारा साहब ये कह रहे हैं कि वो बगैर ऑक्सीजन के ये पहाड़ की चोटी सर करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सतपारा साहब, उम्मीद है कि आपको आवाज आ रही होगी। ये बताएं सर कि जब पहली बार आप पहाड़ की चोटी सर करने का आपने सोचा था और अपने ख्वाब को पूरा कर लिया, तो ऊपर पहाड़ पर पहुंचकर जब आप उस जगह पर पहुंचे तो आपके इमोशंस, आपके एहसास क्या थे सर? जब फर्स्ट टाइम जो 2006 में जब मैंने सबमिट किया, पहला मेरा 8000 का माउंटेन था G2, तो उस वक़्त पहले तो मैं एज ए पोर्टर वहाँ पे जाता था, तो दुनिया के मुख्तलिफ लोग जो है वहाँ अपने अपने परचम को लेके, कोई कहता था कि मैं इसको बराट पिक में लेके जाऊँगा, कोई G2 में लेके जाऊँगा, कोई K2 में लेके जाऊँगा। तो उस वक़्त जो है मेरे एहसास इस तरह बढ़ गए कि क्यों ना कि अपने परचम को हम भी इस तरह के पहाड़ों के ऊपर ले जाएं। तो फर्स्ट टाइम जब 2006 में मैं G2 के समिट पे पहुंचा, तो अब मैं क्या बयान करूं कि कैसे एहसास थे कि फर्स्ट टाइम मैं इस परचम को लेके इस चोटी के ऊपर पहुंचा। ठीक है, अच्छा सर ये तो बताएं कि पहाड़ आपने सर किया, जो यकीनन कोई आसान बात नहीं है, आपको ये शौक कब से जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ? आया बचपन से था या फिर किस तरह ये शौक पैदा हुआ? किसी को देखकर हुआ? किस तरीके से हुआ कि मुझे ये काम करना है, मुझे जो है वो माउंटेन्स जो है वो सर करनी है? कोई आइडिया था आपका, या जैसे कि मैंने आपसे ये भी पूछा कि किसी को देखकर ही आप मुतासिर हुए? सतपारा साहब को आई थिंक हमारी आवाज नहीं जा रही है, और जैसे हमारा राब्ता दोबारा से उनसे कंटिन्यू होगा, बल्कि बिल्कुल राब्ता हो गया सर। अच्छा जी सतपारा साहब, बिल्कुल जी, जिसमें अब हमारी जो सतपारा है उसमें बहुत से अच्छे क्लाइंबर, जिसमें आप हसन सतपारा मरहूम की बात करें, निसार सतपारा जो उसकी बात करें, टॉप उसमें हमारे आबा व अजदाद जो है वो इसी फील्ड में काम करते थे एज ए क्लाइंबर। तो उस वक़्त से ही मुझे शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना इस काम को मैं ख़ुद अपनाऊं। तो उधर से अब मैंने स्टार्ट लिया जी, एज ए पोर्टर मैंने वहाँ पे गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल करम से इस मकाम पे पहुँचा हूँ। सही। अच्छा, नांगा पर्वत की अगर बात करें तो 2000 में आपने सर्द मौसम में बगैर ऑक्सीजन के सर किया, इस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि ये सुन के ही बड़ा जो है ना वहशत सी होने लगती है कि कोई किस तरीके से ये काम कर सकता है। क्या सर्दी वगैरह नहीं लगी? आपने कैसे कर लिया ये सतपारा साहब? अब 2000 हमने 2 साल मुसलसल इसके ऊपर ट्राई किया, नांगा पर्वत के ऊपर। 2015 में जो है हम 7500 से फिर वापस हो गए सर्दी की वजह से। फिर मेरा हल्का सा फ्रोज बाइट भी हुआ उस टाइम। तो इसके बाद जो है 2016 में जब हमने इसके ऊपर ट्राई किया तो अल्लाह के फजल करम से जो है हम कामयाब हुए। तो सर्दी तो ज़ाहिरी बात है, अब आपको विंटर में आप सर्दी की तो क्या बात करें कि -50-55 तक मैंने खुद देखा है वहाँ पे। तो इस माउंटेन को सर जब हुआ तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपको पता होगा कि 2013 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इस माउंटेन के ऊपर। जी जी। इसमें 11 जो है फार्नर्स को मारा गया था। उसके बाद जो है ये माउंटेन बिल्कुल क्लोज था, कोई फार्नर कोई एक्सपीडिशन इसके ऊपर नहीं होते थे। तो उसी साइड के जो इलाके हैं उनमें जो है गरीब जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनका बिल्कुल रोज़गार जो है वो ख़त्म हो गया था। सही। तो जब मैं 26 फरवरी 2016 को जब मैं समिट में पहुंचा तो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि इंशाल्लाह फिर चलिए ठीक है सतपारा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अभी हम एक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे ये भी सवाल करेंगे कि आप अब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने जा रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर। तो इस वक्त आपके क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं, ये भी जानेंगे, और कितनी होप है आपको कि आप ये कारनामा सरअंजाम दे लेंगे या नहीं दे लेंगे, ये एक ब्रेक के बाद आपसे सवाल करना है। बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ लेंगे एक ब्रेक। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मारूफ कोपेमा सतपारा से, और वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में
उन्होंने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है। बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम है सबा पाकिस्तान का, उन्होंने बड़ी बड़ी चोटियां सर की हैं, अब वो माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए जा रहे हैं और वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। तो बहरहाल वो पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, अब एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सतपारा साहब, अब ये बताइएगा कि आप एक बार फिर से ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट का गुरूर तोड़कर अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे, कितने पुरुमीद हैं आप? यही सवाल मैं छोड़कर गया था जब ब्रेक पर जा रहा था, जरा बताइएगा। और इसके लिए आपके साथ आपकी टीम होगी या फिर अकेले ही ये कारनामा जो है आप सरअंजाम देंगे? इसमें सबसे पहले तो उस ज़ात का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये मौका मुझे मिला कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसके ऊपर ट्राई करने जा रहा हूँ मैं विदाउट ऑक्सीजन। और इसी तवसुत से मैं आपके चैनल आज न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग की हमारी पहचान है। तो इसमें मेरे साथ स्पेन का एक क्लाइंबर जा रहा है एलेक्स चिकोन, जिसने मेरे साथ नंगा पर्वत में 2016 में भी मेरे साथ था। तो एक ये जो ट्रंगो वर्ल्ड है जो कंपनी, वो स्पॉन्सर कर रही है मुझे। तो बस आप पुरअज़म कि क्या वो करें कि मैं इतना खुश हूँ कि इस पहाड़ के ऊपर मुझे मौका मिला कि इसके ऊपर ट्राई करूँ विदाउट ऑक्सीजन। तो एक के अपने अपने एहसासात होते हैं हर शोबे के, तो मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह पूरी कौम की दुआ मेरे साथ हो तो इंशाल्लाह इस पहाड़ को भी हम विदाउट ऑक्सीजन, कोई छोटी पहाड़ नहीं है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, इंशाल्लाह हम इसको क्रॉस कर सके। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप ये काम सर अंजाम दें। ये बहुत काम है, किसी खतरे से भी खाली नहीं है। इसलिए मुश्किल काम करते वक्त आपको घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक का सामना तो नहीं है? कभी घर वालों ने रोका हो या दोस्तों ने कहा हो कि यार ऐसा ना करना, ये बहुत खतरनाक काम है, इस पर जान का भी खतरा होता है? ज़ाहिरी बात है जब 2012 विंटर में हम एक पहाड़ के ऊपर थे जीवन में, तो शुरू में मैं अपने घर वालों से कहता था कि समर से जो है विंटर आसान है। तो वो कहते थे क्यों? तो मैं कहता था कि विंटर में जो है वो एवलांच का कोई मसला नहीं है, स्टोन फॉल नहीं होती है। तो वो बहुत खुश होते थे। जब 2012 में मेरे साथ एक मेरा साथी मैंने खोया, निसार हुसैन, जीवन से उनको हवा लेके गई कि 2 क्लाइंट्स के साथ। उसके बाद जो है मेरी फैमिली हर वक्त कहती थी कि आप झूठ बोलता था कि आप समर से जो है विंटर इजी है। तो अब ज़ाहिरी बात है वो बहुत वो करते हैं, आप ना जाएं इस माउंटेन के ऊपर, आप इस फील्ड को छोड़ दें। मगर मैं उनको फिर टरखा के इधर उधर करके नहीं, वो इजी है, ये एवरेस्ट इजी है, इस तरह बहाने हिला बहाने करके आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा सतवारा साहब, हमारी जानिब से तो विश यू ऑल द बेस्ट और करते हैं कि आप जो है ये माउंट एवरेस्ट का गुरूर खाक में मिला देंगे। अब जरा ये बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान से आपको कितनी सपोर्ट मिली है अब तक? आप माउंट एवरेस्ट को सर्दियों के मौसम में सर करके नांगा पर्वत पर पाकिस्तानी परचम लहराना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से आपको कोई मदद की पेशकश की गई है या मदद की जा रही है? कोई अपील करेंगे इस सिलसिले में आप? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको क्या कहूँ कि इससे इतना बड़ा मतलब अल्लाह के फजल करम से मैंने कारनामा सर अंजाम दिया। सही। तो उसके बाद जो है मुझे गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट बिलखुसूस गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक शीट तक अभी जो है मुझे नहीं दिया गया। वेरी सैड। बाकी आप सपोर्ट की बात तो छोड़ दें, अभी हाल ही में जो मेरे साथ जो कंपनीज है ट्रंगो वर्ल्ड, नार फेस वगैरह, उन्होंने मुझे कहा कि अली $43,000 जो है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं इस एक्सपीडिशन के लिए, और कहा कि 20-21 हज़ार डॉलर जो है तुम अपने मुल्क के टॉप 1 के क्लाइंबर हो तो वो करो। तो मैं अपने सिम साहब के साथ पास ये लेके कि अपना फ़ाइल जो है मुझे कुछ यूरोपियन कंपनीज ने जो है इस तरह स्पॉन्सर की है, तो मुझे 21-22 हज़ार डॉलर का उन्होंने ये टारगेट दिया है। तो अब क्या कहें कि सिम साहब ने मुझे क्या कहा, तो इमदाद की बात तो छोड़ दें। अब हमारी हौसला अफजाई करने के बजाय हमारा शिकवा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से ये है कि हमारी इस तरह के मोमेंट में, इस तरह के जब फील्ड में हम जाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करने के बजाय जो है हमारी
हौसला शिकनी की जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, तो गवर्नमेंट हमें क्या पैसे से ज्यादा उनको हौसला अफजाई चाहिए, ज़्यादा हौसला अफजाई चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो उनको सतपारा साहब की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपकी तरह ये हाइकिंग का शौक भी है और वो कोपैमा बनना चाहते हैं और हमारे मुल्क के स्टार हैं। नई नौजवान नस्ल को जो यूथ है, आप इसको इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या उनको जो है वो कन्वे करना चाहेंगे अपना मैसेज? देखो, नौजवान नस्ल के लिए मैंने मतलब पे जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरा रोना यही है कि अब जो यूथ है हमारी, अभी हमारी जो यूथ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को ये सोचना चाहिए कि अब हर साल जो है हम देखते हैं माउंटेन के ऊपर कि कितने नेपाली शर्पा आके जो है हमारे माउंटेन के ऊपर एंजॉय करते हैं, पैसे भी लेते हैं और उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है पाकिस्तान में। उन्होंने इस तरह के माउंटेन समिट किया, K2 किया, G1 किया, नंगा किया, और हमारी यूथ जो है वो स्ट्रीट में बैठी हुई है। मेरा शुरू से रोना यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सिर्फ इस पॉलिटिक्स और इसके उसमें नहीं बैठे। आपकी बेरोज़गारी किस तरह ख़त्म होगी? बेरोज़गारी हर शोबे के अंदर आप जाके देखें कि बेरोज़गारी इस तरह ख़त्म होती है कि अब आप जो है हमारी जो नई जो नस्ल है उनको ट्रेन कराए यहाँ पे। अब मैंने उनको ये कहा कि यंग जनरेशन के लिए आप एक बहुत बड़े हीरो हैं। बहरहाल हमारी भी जो है ये अब इल्तिजा है गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान से भी और वफाकी हुकूमत से भी कि वो जो है वो आपको सपोर्ट, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबा, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के ये जो हीरोज हैं ये पैसों के तालिब नहीं है, इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको वैसे ही स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पीठ पे जो है वो थपथपी दी जाए हुकूमत की जानिब से। इनकी सूबाई हुकूमत भी इनको थपथपी दे और वफाकी हुकूमत भी इनको थपथपी दे, और जब ये लोग आगे जाएंगे, ये बड़ा नाम बनेंगे, गिनीज बुक में आएंगे इनके नाम, तो जाहिर सी बात है जो यंग जनरेशन है वो इनसे इंस्पायर होगी, वो भी इन्हीं की तरह आगे बढ़ेगी। बहरहाल आपने कोपहमाई के हवाले से सतपारा साहब का मौक़िफ़ मुलाहिज़ा किया, और अब कुछ एक ऐसे फल की या सब्जी की बात कर लेते हैं जिसके बड़े फवायद हैं। सबसे पहले तो सबा से सवाल करता हूँ। सबा, गाजर का हलवा तो बड़े शौक से खाती हूँ। बिल्कुल, गाजर का हलवा बहुत शौक से खाती हूँ, सर्दियाँ भी हैं। बिल्कुल, तो जरा फवायद भी बताएं। अच्छा, फवायद क्या है कि गाजर एक ऐसा फल है जो बहुत सी बीमारियों का खात्मा करता है, और हम बात कर रहे हैं गाजर की, और गाजर के रस कई मूजी अमराज को रोकने में मददगार भी साबित होता है। तो गाजर को गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि ग़िज़ाई एतबार से ये महंगे तरीन फलों के भी हम पल्ला है, और आए दिन गाजर और इसके रस के तिब्बी फवायद सामने आते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गाजर का रस दीगर फलों के रस के साथ मिलकर उनका जायका और अफादियत बढ़ा देता है। और सबा, अहम बात यह है कि गाजर जो है वो आया फल है या सब्जी है, ये जो है वो फैसला करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि होती तो ये सब्जी है, सब्जी के ठेले पे ही मिलती है, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो फल से कम नहीं है, और इसके साथ साथ जो इसके फवायद हैं वो भी फल से कम नहीं है। बहरहाल हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तैयार किया है कि गाजर में किस हद तक फवायद हैं और किस किस तरह जो है वो गाजर को हम यूज कर सकते हैं। तो जरा आप ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए। जायका कभी शीरी कभी फीका, रंग कभी लाल कभी पीला, मिजाज गर्म तर और दरमियाना, यही है गाजर जिसका चल रहा है आजकल जमाना। सर्दियां आते ही सब्जी फरोशों के ठेलों पर ताजा ताजा गाजरें नजर आने लगती हैं। दरअसल ये दुनिया में खाई जाने वाली एक मकबूल सब्जी है। कैरोटीन नामी मादा, जो कि विटामिन की इब्तिदाई शक्ल है। गाजर का अंग्रेजी नाम कैरेट इसी से माखूज है। गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा जरिया है। गाजर में वाफिर मिकदार में सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और कुछ मिकदार में आयोडीन होती है। गाजर वो सब्जी है जो फलों में शुमार की जाती है और मौजूदा दौर में ये पकाने, कच्ची खाने, जूस निकालने, अचार बनाने और सर्दियों के मौसम में हलवा बनाने के भी काम आती है। गाजर में पाए जाने वाले खारी अज्जा इंसानी जिस्म में खून को साफ रखते हैं। ये आंखों के लिए है इंतहाई मुफीद और करती है बीनाई को तेज। मैदे के अल्सर को गाजर का इस्तेमाल रोकता है और हाजमे की दीगर बीमारियों से निजात देता है। बरसगीर में गाजर के जूस को करिश्माती मशरूब भी कहा जाता है, जो बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। गाजर का एक गिलास जूस पीने से जिस्म में कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है। गाजर का जूस खून को जमने से बचाता है
खून की कमी को दूर करता है और जख्मों को ठीक करने के अमल को तेज करता है। लिहाजा जब भी आपको चोट या खरोंच लगे तो गाजर का जूस पीना मत भूलिए। गाजर का हलवा आमतौर पर जर्द गुलाबी गाजरों से बनाया जाता है कि दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद होता है। गाजर का अचार भी मिर्च, नमक और राई मिलाकर बनाया जाता है। मैदे को ताकत देता है और जिगर के अमराज को दूर करने के लिए बेहतरीन होता है। खाना खाते वक्त इसका थोड़ा सा इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गाजरें थके हुए जहन को फरहत बख्शती हैं और बोझल तबीयत को तरोताजगी देती हैं। इसके अलावा ये खून को साफ रखने और जल्द को सुर्खी माइल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जिन ममालिक में गाजरें वाफिर मिकदार में काश्त की जाती हैं उनमें चाइना, अमेरिका, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान और रूस शामिल हैं। तो हमारे टीम मेंबर नकी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और गाजर के क्या फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ ये काश्त होती है और बड़ी सस्ती मिल जाती है, सब आपको जो है वो मालूमात मिल गई होगी। तो फौरी तौर पर मार्केट जाइए, गाजर खरीदिए और हलवा बनाइए या जूस पीजिए। बहरहाल अब कुछ सियासत की बात करेंगे एक बार फिर, और कराची की सियासत का जिक्र होगा, जहां इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक और विकेट गिराने जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि ये विकेट किसकी गिरने वाली है और कब तक गिरने वाली है। तो एहसन बताइएगा, पहले तो गुड मॉर्निंग आज, और ये जरा ये भी बता दीजिएगा कि विकेट किसकी गिरेगी और कब तक गिरेगी। जी बिल्कुल अली आबिद, मैं पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, जिस हवाले से रात देर एक मैसेज आया था पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से कि सुबह सवेरे जो है तकरीबन 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें एक और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो रहनुमा है वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी जो है वो देखा जा रहा है कि ना ही वो रहनुमा पहुँचे हैं, ना ही पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से जो कायदीन है वो यहाँ मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जबकि दीगर रहनुमा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ार है कि कौन सी विकेट जो है वो आज मुस्तफ़ा कमाल जो है एक और फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो सरबरा हैं उनकी जानिब से गिराते हैं। इत्तलात है कि बल्दिया की ये सीट है, रुकने कौमी असम्बली है, जो कि आज बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान करेंगे कि वो पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि कब तक ये शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब तक ये डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने ज्वाइन किए पीएसपी? देखिए 10 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऐलान किया जाएगा शमूलियत के हवाले से, लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि तकरीबन मजीद 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि ना ही मुस्तफ़ा कमाल है ना ही जो दीगर रहनुमा है पाक सरजमीन पार्टी के वो यहाँ मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं। जैसे ही वो पहुँचेंगे उसके बाद ही जो शमूलियत इख्तियार करने वाले रुकन कौमी असम्बली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो आएंगे और उसके बाद ही बल्दिया की ये सीट है, तो इसके ऊपर एमकेएम पाकिस्तान के कैंप से एमकेएम पाकिस्तान के किसी रहनुमा ने कोई रिएक्शन जाहिर किया? देखिए अब तक तो कोई भी जो है ना एलामिया जारी हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, ना ही इस हवाले से जब रात मुतवक्का हुआ था ऐलान तो राब्ता करने की कोशिश की गई थी। किसी किस्म का जो है वो कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पीएसपी को नहीं ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि कारकुनों की भी बड़ी तादाद जो है वो ज्वाइन कर चुकी है। तो आज जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो सियासी शख्सियत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आ रही है पीएसपी में ज्वाइन करने के लिए, तो सिर्फ वो शख्सियत ही आ रही है या कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद आ रही है? देखें जैसे कि कोई रहनुमा जब दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पाक सरजमीन पार्टी की जानिब, तो इब्तदाई तौर पे तो सिर्फ वो जो रहनुमा होते हैं वो ऐलान करते हैं। उसके बाद जो उनका हल्का अहबाब होता है, जो उनकी जो जिस इलाके से वो एमएनए होते हैं, जिस इलाके की सतह के लोगों के हवाले से है, जो यूनिट के इंचार्जेस हैं, यूनिट के कारकुनान हैं, सेक्टर के इंचार्जेस हैं, सेक्टर के कारकुनान हैं। जी बिल्कुल अली आबिद, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि जैसे एमएनए एमपीए जिस हल्के से होते हैं तो उनके जो वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं, जो कारकुनान होते हैं, जो हमदर्द होते हैं, जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल ऐलान करते हैं, लेकिन उस बड़ी तादाद में वो शमूलियत इख्तियार नहीं होती जिस तादाद में उस हल्के से उनको वोट पड़ते हैं। तो यकीनन 100-200 लोग जो है वो तो रहनुमा के साथ मुंतकिल होते हैं दूसरी पार्टी में। लेकिन और पसंद कटने वाली है, एक और विकेट गिरने वाली है, और पीएसपी में आज किसकी शमूलियत होती है ये अब कुछ से बात पता चल जाएगा। एहसन अब्बासी
मौजूद थे और वो हमें अपडेट कर रहे थे। और पीएसपी के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन अभी तक मुस्तफा कमाल और उनके जो दीगर साथी रहनुमा है वो नहीं आए हैं। और उसके बाद जब वो आएंगे तो डेफिनेटली एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और फिर बताया जाएगा कि आज कौन शमूलियत इख्तियार कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ आ गया है एक ब्रेक, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताते हैं कि सियासी झड़पों में शिद्दत आ गई है। गढ़ी खुदाबख्श से बिलावल के मुखालफिन पर ताक ताक कर निशाने पर वार सामने आए हैं। वो कहते हैं कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद बड़ी चोरी में पकड़े गए। हुक्मरानों ने जमहूरियत को कमजोर और बेतौकीर किया। बीबी को अदालत में घसीटने वाले आज खुद अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बिलावल ने जहां हुकूमत की कमजोरियां गिनवाई, वहीं बीबीसी को इंटरव्यू में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर बेनजीर के कत्ल का इल्जाम भी लगा दिया। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले आज हुकूमत मुनाफिकों के हत्थे चढ़ गई है। भुट्टो की फांसी में मदद करने वाले आज उनके कसीदे पढ़कर खुद को मजलूम साबित कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं और आज खुद करप्शन की दलदल में सर से लेकर पैर तक फंसे हुए हैं। शहीद बीबी, आपके बाद सियासत मुनाफिकों के हत्थे चढ़ गए हैं। आपको अदालत अदालत फिराने वाले हुक्मरान आज अदालत के बाहर चीख रहे हैं, अपने सर पीट रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कसम खाई कि वो जमहूर मायद किया कि मुशर्रफ ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बेनजीर को कत्ल करवाया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने बेनजीर को बराह रास्त धमकी दी थी। मुशर्रफ ने मेरी मां को कत्ल कराने के लिए तमाम हालात का फायदा उठाया। दहशतगर्द बिलाल ने शायद गोली चलाई हो, लेकिन मुशर्रफ ने मेरी वालिदा की सिक्योरिटी को जानबूझकर हटाया ताकि उन्हें मंजर आम से हटाया जा सके। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी हमें इसी सिलसिले में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा और उनसे इस हवाले से तफसीली तौर पर बात करेंगे। लेकिन अभी एक अहम खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेज की जायद फीस के खिलाफ असखुद नोटिस की समाअत हुई। खातून वकील को फोन करने के मामले पर गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने अदालत में मुआफीनामा जमा करा दिया है, जिस पर अदालत ने आसिफ रजवाना को मुआफ कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आशीष के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच अभी हमारे साथ लाइन पर नहीं है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से ये मामलात हैं जिस पे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने काफी स्टांस लिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जायद फीसों के खिलाफ असखुद नोटिस की समाअत हुई है। खातून वकील को फोन करने के मामले पर गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने अदालत में मुआफीनामा जमा करा दिया है, जिस पर अदालत ने आसिफ रजवाना को मुआफ भी कर दिया है। अहम डेवलपमेंट है, आसिफ रजवाना ने इस वक्त अदालत में मुआफीनामा जमा करा दिया है, जिस पर अदालत ने आसिफ रजवाना को मुआफ भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जायद फीसों के खिलाफ असखुद नोटिस की समाअत हुई है। खातून वकील को फोन करने के मामले पर गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने अदालत में मुआफीनामा जमा करा दिया है और जिस पर अदालत ने आसिफ रजवाना को मुआफ भी कर दिया है। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और अदालत की जानिब से भी उनको मुआफ कर दिया गया है। तो ओवरऑल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हमने आपको पैकेज दिखाया, कल किस तरीके से वो घड़ी खुदाबख्श में गरजे भी हैं, बरसे भी हैं, तनकीद का भी निशाना बनाया उन्होंने। और हर साल की तरह इस दफा फिर से हमने उनकी ज़बान से नाम सुना कि जी जो मेरी वालदा है उनके कातिल परवेज मुशर्रफ साहब हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। थैंक यू वेरी मच सबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है। अच्छा बसरा साहब, अब जरा ये बताइएगा आने वाले वक्तों में सियासत किस जानिब जाएगी? हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी बड़ी हार्डलाइन ले रहे हैं, ताक ताक कर वार कर रहे हैं। जरदारी साहब भी जो है बड़ी हार्डलाइन ले रहे हैं, ताक ताक कर वार कर रहे हैं। मुफाहमत की सियासत अब बस एक तरफ हो गई, अब जो है वो फुल एग्रेशन की सियासत होनी है। देखें T20 का आखिरी ओवर शुरू हो गया है। अच्छा, और अब जो आपको याद है कि शारजा में छक्का लगा था जो जावेद मियां ने लगाया था, अब उस छक्के की तैयारी है। अच्छा। क्योंकि मौजूदा हुक्मरान जो हैं, जो शरीफ माफिया है अली, आप अंदाजा कीजिए, कभी हुकूमतें रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करती हैं, कभी हुकूमतें अपने इदारों को ललकारती हैं,
कि आप हुकूमत, वो कहते हैं मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू, आप हुकूमत में भी हों और आप अदालतों को भी बुरा भला कहें, आप तहरीक चलाने का भी ऐलान करें अदलिया के खिलाफ, ये काम नहीं हो सकता। अब जो आपने सवाल किया बिल्कुल इसमें कतई दो राय नहीं है। मामला तो अपने फाइनल राउंड में चले गए हैं, अब क्लाइमेक्स है, क्योंकि एनफ इज एनफ, अब नहीं तो कभी नहीं। उसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो फोकस है वो है मॉडल टाउन के अंदर जो कत्लेआम हुआ, ये रियासत है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई जंगल का कानून नहीं है। आप उठे, आप हुकूमत में होकर बच्चों और बच्चियों को पेटों में गोलियां मारे, वो भी किसी के हमजा और मरियम थे, और फिर आप कहें कि मैंने कमीशन बनाया है, अगर इसका इशारा भी हुआ तो मैं अलग हो जाऊंगा, पूरे पंजे उनकी तरफ उठ गए। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा अली और सबा, आज टीवी के जरिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जब बिलावल साहब ने वहां से जो मैसेज दिया है, इसको अमली शक्ल पहनाने के लिए आसिफ साहब आज मिल रहे हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब को, उसके लिए सर, आप कह रहे हैं कि मामला फाइनल राउंड में चले गए हैं, अब बिल्कुल एक सिक्सर का इंतजार है। तो सर क्या आपको क्या लगता है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों बड़े रहनुमा मिल रहे हैं, क्या आज बातचीत होगी, क्या मामलात होंगे, किस तरीके से, क्या धरने की सूरत हाल के ऊपर आपका कंसेंसस होगा, या फिर किस तरह की क्या आप पॉलिसी बनाएंगे कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्टअप और ये मामला सॉर्ट आउट हो? अच्छा, इस सवाल में एक चीज और भी ऐड ऑन कर दूं कि आप कह रहे हैं कि T20 का आखिरी ओवर चल रहा है, यानी कि अब आने वाले वक्तों में शायद हम T10 भी देखें सियासत में। आपने सही कहा है, T20 का फाइनल शुरू हुआ है, आखिरी मैच अगला T10 का आखिरी ओवर होगा, जब हम लोग ऐलान करेंगे 30 तारीख को APC है, वो T10 का फाइनल होगा। और दूसरी बात सुनिए मेरी बात, मैं एक फिक्रे में समराइज कर दूं, ये गुस्ताखाने रसूल, ये पनामा के चोर, ये मॉडल टाउन के कातल, ये इदारों को ललकारने वाले, इनके खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा है, इन कातलों से अब मुल्क को छुटकारा दिलवाना है, और उसके लिए हमें खा धरना देना पड़े, खा लॉन्ग मार्च करना पड़े, और खा हमें ये असेंबलियों से मुस्ताफी होना पड़े, जब तक बाकर नजफी रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं होगा, जिसमें लेकिन आप ही के कैंप से कुछ खदशात भी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं NRO की सूरत में। बार बार आपकी क़यादत जो है वो कह रही है कि हम NRO नहीं होने देंगे, यानी कि आपको खदशा है कि शायद NRO हो जाए। अली भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। ये जो रातों रात मियां शोबाज और कातिल आला मुल्क से फरार हुए हैं और सऊदी अरब में जाके पनाह लिया, क्यों गए हैं? 1 पॉइंट एजेंडे पे गए हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से NRO ले दिया जाए। और ये जो मियां नवाज शरीफ बड़े नजरियाती बन रहे हैं ना, है तो नजर आती बन नजरियाती रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये क़यामत की निशानी है कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं ललकार रहे हैं फौज को, नजरिया जरूरत होता है। जी सर। हाँ नहीं, सुनिए, ये वहां डील करने गए हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को अगर माफी तलाफी दे दी जाए उनके और मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद कल आसिफ साहब ने कहा है कि अब डील्स का दौर गुजर चुका, किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा मैं आपको बताऊं, जो मौलाना साहब का कंटेनर है ना, उसके नट बोल्ट ग्रीस सब कुछ तैयार है, और हमारा कंटेनर इस बार डॉक्टर साहब से शायद आगे हो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जब बाकर नजफी की रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप खुद ही कमीशन बनाए, खुद ही मुदई, खुद ही मुंसिफ। बसरा साहब, आप और ताहिरुल कादरी साहब का तो अच्छा जो है वो पैचअप भी हो गया है और आगे साथ चलने की बातें भी हो गई हैं। हम PTI और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो हमने देखा है कि करीब नहीं आ पाते, और इमरान खान कहते हैं उसकी बड़ी वजह आसिफ अली जरदारी साहब है। लेकिन अभी 3 दिन पहले बड़ी पेशरफ्त हुई जिसमें उन्होंने कहा कि ताहिरुल कादरी अगर कहेंगे या उनके लिए मैं जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। तो ये जो अभी आप कंटेनर की बात कर रहे हैं कि हमारा कंटेनर अब हो सकता है कि ताहिरुल कादरी साहब से भी आगे हो, तो अब कंटेनर 2 नहीं हो बल्कि 3 हो, एक आपका कंटेनर हो, एक पैट का कंटेनर हो, एक PTI का कंटेनर हो। अली भाई देखें, ये कोई सियासी इत्तेहाद या इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये 1 पॉइंट एजेंडा है, ये इंसानी जानों का मसला है। बिल्कुल, ये मॉडल टाउन के अंदर जहां ये शरीफों का टब्बर रहता है और जो शरीफ माफिया रहती है, उनके जेरे साया कत्लो गारत हुई है दिन दिहाड़े। मैं खुद बताता हूं, मेरे ऊपर हरुणाबाद ये कि जाजुल हक और वाइटल टाउन के वाइटल चाय वालों के गुंडों ने पुलिस के साथ मुझ पर कातलाना हमला किया। ये माइंड सेट है, ये इंतकाम की सियासत करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि कंटेनर खा एक हो, खा चूंकि सवाए मुस्लिम लीग नून के, इस कातल लीग के और खून लीग के और गुस्ताखाने रसूल अली जमात के अलावा
तमाम जमातें मेरे भाई इकट्ठी हैं, किसी का पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। सर पाकिस्तानी अवाम का भी यही मुतालबा है। सुनिए एक बड़ा अहम फिक्रा, पीर सियालवी साहब ने ऐलान किया है, ये जो मुजरम है, ये वजीर दहशतगर्दी राना सनाउल्लाह, जिसके जेरे साया लोगों को कत्ल करवाया जाता है और कत्ल किया जाता है, उसको पीर सियालवी साहब की तहरीक को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इसी में इनकी बचत और खैरियत है। ये तो NORO मांग रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह अडयाला जेल के कमरे बड़े अच्छे हैं इनके लिए, आज तक उन्होंने अडयाला जेल नहीं देखी। अच्छा वैसे जरा ये बताना इसके पीछे क्या साइंस है बसरा साहब? NRO की आप बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी का नैरेटिव भी यही है कि नून लीग NRO चाहती है, तो वो NRO तो मियां नवाज शरीफ को लेना चाहिए, उनको सऊदी अरब जाना चाहिए था। अगर आप लोग कहते हैं कि ये सऊदी अरब NRO लेने के लिए गए, शहबाज शरीफ को क्यों भेजा या उनको क्यों बुलाया गया? हाथी के दाम खाने के और दिखाने के और। अच्छा ये जो मियां नवाज शरीफ की जो चीखों पुकार और रोना धोना है ना, ये छोटे भाई काम दिखा रहे हैं। अच्छा। ये बैकडोर डिप्लोमेसी, कभी जाते हैं फौज के पास, उनके पांव पड़ते हैं, देखें जी मैं तो बड़ा ताबेदार हूं, आप मुझे जरा एक्सेप्ट कर लें, मियां साहब को मैं धीमा कर लूंगा, मियां साहब पीछे हट जाएंगे। मरियम जी नहीं मरियम नहीं सुनिए, मैं आज भी कह दूं, अच्छा। ये दोनों एक सिक्के के दो रुख है। अच्छा। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये इनको मत समझें। अच्छा। ये सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ एक दफा ये एग्जिट चाहते हैं, रेस्क्यू चाहते हैं। अच्छा। ये चाहते हैं कि एक दफा हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। असल रीजन क्या है? देखें केसेस अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ तो वैसे नहल हो गए, जो दो पप्पू और पापी हैं वो इश्तहारी और मफरूर हो गए, और वजीर खजाना भी मफरूर हो, और रह गए बाकी ये कैप्टन सफदर और मरियम बीबी। इनको फरवरी में सजाएं होनी है। अब ये डील क्या चाहते हैं? डील ये चाहते हैं, सुन ले मेरी बात, डील ये चाहते हैं कि मरियम बीबी को एक्सेप्ट कर लिया जाए और शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, नवाज शरीफ अलग हो जाते हैं, वो जाएंगे सऊदी अरब चले जाएंगे, वो लंदन चले जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। मरियम बीबी पनामा का मरकजी किरदार है, मरियम बीबी डॉन लीक्स का मरकजी किरदार है, इसलिए NRO नहीं। अब ये आपको याद है, ये भागने के भी और पांव पड़ने के बड़े माहिर हैं, रातों रात भाग गए थे, हम सब सोए हुए थे। आप बात करें फाइनल राउंड में अब जो है पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल T20 से T10 लीग भी हो सकती है। तो सर ये बताएं, आप तमाम जमातों का अब एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा? आप लोग एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने डेडलाइन भी दे दी है, आप लोगों ने इत्तेहाद की भी हवा जो है फिजा कायम कर दी है, तो अब एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? देखें, सवा एक्सट्रीम पॉइंट कोई नहीं है, बड़ा सारी चीजें ओपन और वाजे हैं। अच्छा। हुक्मरान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। अच्छा। शरीफों का टब्बर इस वक्त मुल्क में अनारकी चाहता है। इनका जो बयानिया है, आप मुलाजा कीजिए, वो मोदी और नवाज का बयानिया निकाल रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी क्या बयानिया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। ये नहीं हो सकता कि मियां साहबान जो मुकद्दस गाय रहे, अगर पहली दफा वो कानून के शिकंजे में आए हैं तो उससे बच के निकले। पहली दफा मियां साहबान के खिलाफ अदालतों ने फैसला दिया है, वरना ये और आज मियां साहबान चाहते क्या है? वो जनरल भट्ट और मलक कयूम जैसा जज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनरल भट्ट जैसा हमें कोई जनरल मिल जाए और मलक कयूम जैसा हमें कोई जज मिल जाए। अभी तो बड़ी इंतशार वाली कैफियत नजर आ रही है ना। अच्छा अगर ये तो बताएं ना, सुनिए एक मिनट, नहीं आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए जरा, इसमें ये भी ऐड ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि शेख साहब भी यही खदशात का इजहार बार बार कर रहे हैं। अभी परसों ही वो कह रहे थे कि 60 दिनों के अंदर अंदर वो रौला पड़ना है कि इंतखाबात गए एक जानिब, जबकि वजीर आजम कहते हैं नहीं, वक्त से पहले और वक्त के बाद इंतखाबात नहीं होंगे, जो वक्त है उसी के ऊपर इंतखाबात होंगे, प्री इलेक्शंस का कोई चांस नहीं है। सुनिए, देखें, शरीफों का टब्बर और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं खुद भी कह रहा हूं कि मुझे सेनेट के इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। ये जनवरी जो है, ये जनवरी फाइनल राउंड है। अच्छा। जनवरी 15 जनवरी से पहले, शायद मैं तो 30 जनवरी तक भी लेके मामला को नहीं जा रहा। अच्छा। क्योंकि 30 को APC में ऐलान होगा, हमारी क़यादत आज जा रही है, और ये इंशाल्लाह वहां से आज मैसेज सुनेंगे आप। अच्छा। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब निकलती है, ये शहीदों का काफिला है, ना हमने यू टर्न लेना है, ना हमने पीछे हटना है, जो हमने कह दिया वो कहा क्या है। तो फिर जमहूरियत को बसरा साहब, लेकिन फिर ये भी तो सोचे ना, सारी जमातें एक तरफ हो जाएंगी, नून लीग एक तरफ हो जाएगी, तो फिर कोई तीसरा तो फायदा नहीं उठा लेगा। देखें, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, और अगर फायदा उठाना होता तो मैं समझता हूं इन बेवकूफों और नहलों ने जितना मौका दिया है। कतई कलामी की माफी, ये जो हमारे, सॉरी माजरत के साथ, ये जो नैरेटिव है ना कि अब वो वक्त नहीं रहा, 99 में भी यही कहा जाता था कि वो वक्त नहीं रहा कि अब कू हो जाए, और हमने देखा कू हो गया। स्टेटस को, हाँ।
वैसे आपने देखिए अली और सबा, मैं आपको ये दोनों, ये मियां सबान तो सियासी शहीद होना चाहते हैं, इनकी हर मुमकिन कोशिश है किसी ना किसी तरीके से गैर आईनी तब्दीली आए और ये लोगों को कहें, देखें हम तो आपको कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, देखें फौज आ गई है, अदलिया और फौज ने मिलकर हमारे साथ सारा कुछ किया है, जो नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए आज मीडिया आजाद है, आज वो पाकिस्तान नहीं रहा, अदरवाइज जो साजिशें ये कर रहे हैं आपकी फौज के खिलाफ, जो मरियम बीबी ट्वीट्स कर रही है और जो बयानियां ये बोल रहे हैं, इनको तो चाहिए सूट करता है। आज अगर फर्ज करें गैर आईनी तब्दीली आ जाती है, थर्ड फोर्स की आप बात करते हैं, इनकी तो जान छूट गई, ये जाके रोना धोना फिर शुरू कर देंगे, देखें हम आपको कह रहे थे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो मेरे भाई, और वैसे भी देखें अब जो हालात हैं, हम आपने कहा आप चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह अपने ओहदों से, भाई किसी को ले आए। आपको वज़ीर आला शौकत बसरा ने या इमरान खान साहब या ताहिर कादरी साहब के बंदे तो नहीं बनना, भाई आपने जिसको नामजद कर रहे हैं आपकी मेजॉरिटी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खून की होली भी खेलें, आपके हाथ भी खून से लगे हों, आप गुस्ताखाने रसूल भी हों। अच्छा ठीक है, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात कर रहे थे, उनसे हम मज़ीद भी बात करते हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, लेकिन अभी हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेकिंग की जानिब, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब हम बात करेंगे, अमूमी तौर पर हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम अपने घर का पूरा कचरा जो है वो बाहर रख देते हैं और इस आसरे पे रख देते हैं कि स्वेपर आएगा, वो ले जाएगा और जाके कहीं डंप कर देगा। बहरहाल अब कुछ अच्छे काम भी होने लगे हैं और वो ये होने लगा है कि कचरे से ही जो है वो कुछ फर्टिलाइज़र बनाना शुरू कर दिया गया है और दीगर जो है वो उसको काम में लाना शुरू कर दिया गया है और एक ट्रैशेड मुहिम चलाई गई है। इस वक्त उसके जो ओनर हैं, जो उसके सरपरस्त हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला साहब। तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। तो अब्दुल्ला, ये ख्याल आपको आया कैसे, और पहले ये भी बताइएगा कि आप असल में काम क्या कर रहे हैं और ये ख्याल आपने कहाँ से सिंक किया? असल में मैं अभी अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा हूँ फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी इन केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ओके। सो जब मैं भी आप लोग की तरह ही था, सही, जब बाहर घर से बाहर निकलता तो रोडों पे कचरा बहुत मुझे मिलने लगा। फिर मैंने ख्याल किया कि मैं अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कहीं यूज़ करूँ, सही, लोगों के लिए कुछ काम करूँ। तो इस चक्कर में मैंने फिर रिसर्चेस पढ़ी, अबाउट 80 to 90 रिसर्च पेपर पढ़े, तो उससे मुझे ये आइडिया आया कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलेटेड टू द गार्बेज एंड इट्स रिसाइकलिंग। सो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारा, जिसके अंदर फ्रूट्स के छिलके होते हैं, खाने पीने का सामान होता है, जो कि रोडों पे ऐसी फेंका हुआ होता है और उसके लिए बहुत सारी हम लोग के इस्लाम में भी मना है ये सब चीज़ें करना। तो मैंने उसी चीज़ों को यूटिलाइज किया और तो उसको लैंड आपने बाय की है, कोई रेंट पे ली है, जिस जगह ये सब कुछ आप करते हैं? मैं अभी अपने घर पे ही कर रहा हूँ जी। मतलब घर से ही आपने आगाज किया इसमें काम? बिकॉज ड्यू टू द फैसिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं कहीं लैंड लूँ, फिर कचरा कलेक्ट करने की गाड़ी लूँ और फिर ये सब काम करूँ। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में मुझे आपको देख के लगता है कि आपके जैसे अगर 3-4-6 पाकिस्तानी और हो जाए ना, तो यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो जाए और कचरे वाला जो मसला है वो हल हो जाए। एक तो क्योंकि आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो आपके जहन में आया कि आप अपनी स्टडी को कहीं ना कहीं यूज़ करें, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन अब आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं और अपने घर पर ही कर रहे हैं, तो कितना आपको मुश्किल होता है मैनेज करना? क्या चैलेंजेस आपके सामने आपको फेस करने पड़ते हैं? क्या आपको मुश्किलात होती हैं इस काम में? सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो कचरा कलेक्ट करना होता है। अच्छा। बिकॉज कचरा कलेक्ट करके, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर पर रहता हूँ, तो मुझे 2nd फ्लोर तक पहुँचाना होता है। अच्छा। तो मैं खुद कलेक्ट करता हूँ मार्केट से एंड खुद मैं पहुँचाता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, सॉरी मैं आपको थोड़ा कट ऑफ करूँगी, ये बताएं घर वाले नहीं आपको कहते कि क्या अब्दुल्ला तुम कचरा ले आते हो घर में और ये क्या तुमने नहीं? मतलब हम तो यही रो रहे हैं कि पूरा शहर कचरा आपने अपने घर को बना लिया। आप घर पे भी कचरा असल में पहले हुआ था थोड़ा बहुत इशू हुआ था, फिर मैंने अपनी रिसर्चेस दिखाई, मैंने बताया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैंने अपनी खुद प्लांटेशन की घर पे। अच्छा। तो उनको फिर आइडिया हो कि अच्छा भाई सही काम कर रहे हैं। जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो किसी को सेल करते हैं? सेल करना अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। अच्छा। बिकॉज अभी हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फिर ये जमा कहाँ से करते हैं? मतलब कचरा कुंडियों से करते हैं, गलियों में जो पड़ा हुआ है? कहीं भी मिल जाएगा कराची शहर में। कराची शहर तो आपको एक और चीज फैक्ट बताऊं, इसकी तो आप टेंशन, कचरा तो आप ऑफिस के आपको बाहर हमारी मेन रोड पे कचरा मतलब कौन सा मेन कचरा चाहिए? तो ये जो नॉर्मल कचरा है जिसमें हर चीज शामिल होती है वही नॉर्मल कचरा, स्पेशल कचरा होता है वो फ्रूट्स के वेस्ट होते हैं। अच्छा। सब्जियों के वेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, लीव्स होते हैं।
असल में कराची रोजाना जो प्रोड्यूस करता है वो 16,000 टन करता है। लेकिन इसमें पॉलीथीन बैग्स भी तो होते हैं, वो कहते हैं बड़े हार्मफुल होते हैं, तो ये जो आप फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें ये भी शामिल नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं डिस्क्रिएट करता हूँ, मैं अलग अलग करता हूँ, डिस्कार्ड कर देते हैं जी। नहीं, मैं इसके लिए दूसरी भी रिसर्चेस पढ़ रहा हूँ। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो पॉलीथीन बैग से ब्रिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा। कि इसको ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दें ताकि ये झोपड़पट्टी भी खत्म हो जाए और उसकी जगह एक प्रॉपर ब्रिक सिस्टम बन जाए। अच्छा, ये जो आपने झोपड़पट्टी की बात की है, सीरियसली आई वांट कि खत्म हो और इन तमाम लोगों को जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं कोई ना कोई रिलीफ तो मिले, कोई ना कोई हाइजीनिक चीजें तो इनके पास हो। तो ये जो आप पॉलीथीन से ब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपने क्या सोचा, आपके पास क्या आइडिया है? इसके लिए ये आइडिया है कि दुनिया भर में असल में हम लोग बहुत पीछे हैं दुनिया से। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था इन चाइना फॉर ट्रैश इट, तो वहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग दुनिया से बहुत पीछे हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी एजुकेशन लेवल को बढ़ाना चाहिए। ट्रैश इट के सिर्फ ये काम नहीं है सिर्फ कचरा कलेक्ट करके यानी कचरे को डिकम्पोज करना और फिर फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना, बल्कि उसका अलग काम ये भी है कि लोगों को एजुकेट करना, ताकि अब वो अपना कचरा खुद ही सेपरेट करना सीखें। तो ये कैंपेन आपने लॉन्च तो कर दी है और इसको आप कह रहे हैं कि मैं खुद से चला रहा हूँ और आपने घर से ही इसका आगाज किया है। अभी तक कितने लोग आपके साथ एसोसिएट हुए हैं? अभी तक मेरे साथ 10-15 लोग हैं। और वो सब अपने घरों पे यही काम कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं ये काम कर रहा हूँ। आपका गरीब मरकज है असल में। देखिए, इस तरह के पाकिस्तानी अगर हो ना, मेरे ख्याल में ये आपका पेट्रियोटिज्म है टुवर्ड्स योर कंट्री और स्पेशली कराची। मतलब आपके जैसे लोग वही ना, सब शुरू कर दे तो कम से कम हुकूमत का काम आसान हो जाएगा और फिर जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए और कम चैलेंजेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। फिर पानी का मसला रह जाएगा, वो भी फिर कुछ ना कुछ आवाम कर लेगी। अच्छा अब्दुल्ला, बोरिंग देखें जी, यहाँ पे बैठे हमने सारे मसले अपनी मदद आपके तहत हल कर लिए। अच्छा अब्दुल्ला, जब ये ट्रैश इट का आपके पास आइडिया और आपने ये काम करना शुरू किया तो डेफिनेटली एक इनर सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार आप अपने शहर के लिए या आप अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। जो बाकी लोग अब 10-15 लोग आपके साथ में आए हैं वो क्या सोचते हैं आपकी इस कैंपेन के हवाले से, कुछ नए आइडियाज जनरेट करके दे रहे हैं? असल में हम लोग 4 को-फाउंडर्स हैं इसमें, जिसमें से 2 हबीब की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और एक सीए सारे स्टूडेंट्स ही हैं। ये तालबात तो नहीं, सब तालबात हैं, कोई भी हमारे अंदर कोई मैच्योरिटी या कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा नहीं है, लेकिन सब हम लोग फिर एक गैदर हुए। सबकी सेम इशू था, सब एक ही चीज़ पे काम करना चाह रहे थे। सो मैंने कहा कि भाई मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, वन इज टेकिंग आफ्टर द फाइनेंस। जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफ टीम वर्क, तो सब 4 ये जो आपने बताया और अच्छी मारूफ यूनिवर्सिटियों के आप तालिब इल्म भी हैं, तो ये बताइएगा कि सबके घर वालों ने तो बोला होगा भाई ये क्या कचरों के काम तुमने शुरू कर दिए हैं? आपने खुद बताया कि आपको भी पहले बहुत मेरे घर वालों ने ये इशू था, मेरे बाकी 3 घर वाले सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, बाकी 3 सपोर्ट कर रहे थे, उनके बड़े लोन होंगे असल में। अच्छा अब्दुल्ला, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तानी या कोई यूथ या कोई स्टूडेंट कोई इनिशिएटिव लेने के लिए जाता है तो वो किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होता है कि यार फला ने ये काम किया था तो मैं भी ये इनिशिएटिव ले सकता हूँ। आपकी इंस्पिरेशन, गो के आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे थे, आपको पता था, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन किससे थी कि यार उसने ये काम शुरू किया था तो आई कैन डू इट अलोन? किसी केमिकल इंजीनियर से होगी यकीन? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है जहांगीर तरीन से। जहांगीर तरीन साहब से? जी, क्योंकि वो पहले बंदे हैं जिन्होंने ऑटोमेशन लाया ऑन फील्ड। अच्छा सही, चलें जी, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सुन रहे होंगे तो बड़ा खुश होंगे कि उनसे कोई। अच्छा, इसकी मार्केटिंग कुछ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अभी डिफरेंट एनजीओ से हम लोग कोलैबोरेशन की। अब तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी तो बाकायदा यूज होता है। खैर हमारा जो आप कन्वेंशनल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं बेहतरीन है, तो आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं? जी सही। हमारा अपना पेज है trashit.pk के नाम से। उसमें आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यही कहते हैं कि जो ये घर के हमारे मामलात हैं, घर के जो कचरे हैं या मोहल्ले के कचरे हैं, बस इन्हीं को किसी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए, या पूरा शहर में ये जो कचरे कुंडियां बनी हुई हैं, कचरा ही कचरा है, कचरा ही कचरा है, ये तो बेहतरीन हो जाएगा। आप जो है वो इधर से सारा का सारा कचरा ले लें। फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो कितना जनरेट करती हैं, उसमें तो और भी अच्छा फर्टिलाइजर जनरेट होगा। नहीं, असल में फैक्ट्रीज का मेन इशू ये है, उसके अंदर हार्मफुल एसिड्स वगैरह बहुत लेकिन होते हैं। अब तो बहुत सी ऐसी रिसर्चेज आ गई है ना कि उनको आप अलग कर सकते हैं इजीली। जी, तो उस पर आप कर रहे हैं तहकीक? जी, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। अभी मैं बेसिकली हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम लोग इतने लार्ज पैमाने पे शुरू कर सकें। सही, ठीक है, तो हम लोग अभी डिफरेंट एनजीओ से साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज भी तो इसको ले मतलब इस जितनी रिसर्चेज होती हैं को-फाउंडर्स हैं उनके साथ शामिल हुए हैं। यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, जैसे इन्होंने बताया कि इनके को-फाउंडर्स हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। जी, तो उनसे भी कोलैबोरेट किया है, वो लोग भी हमारी मदद कर
रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि यूनिवर्सिटीज हमें हेल्प नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी भी हेल्प कर रही है, हमारे पेरेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भी। अच्छा अब्दुल्ला, जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेने जाते हैं स्टूडेंट लेवल पर या यूथ लेवल पर, तो डेफिनेटली हम कुछ अवेयरनेस भी देते हैं, सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं। तो जब आपने ये कैंपेन लॉन्च की थी, क्योंकि कराची कचरे से इस वक्त भरा हुआ है, कराची में अगर आप कोई आसानी से चीज ढूंढ सकते हैं तो आपको कचरा मिलता है, तो सेमिनार वगैरह अवेयरनेस के लिए कि इसको कैसे कचरे को साफ किया जाए, खत्म किया जाए। जी हम लोग जनरेशन स्कूल में गए थे। अच्छा, वहाँ पे हमने अवेयरनेस सेशन किया था। उसके अलावा फिर अभी हम लोग डिफरेंट स्कूलों का अवेयरनेस सेशंस वगैरह कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं अभी। अच्छा, रोड शोज वगैरह कर रहे हो आप? वो रोड शोज आगे का प्लान है। अच्छा, आगे का, क्योंकि बिकॉज अभी हमारे पास इतने फंडिंग नहीं है और इतने मेंबर्स नहीं है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग। वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, मतलब आलमी सतह पे हम देखते हैं जब भी कोई इस तरीके की रिसर्च होती है तो फिर वर्कशॉप्स कराई जाती हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो इस सिलसिले में भी कोई प्लान है? जी, ये भी हमने अरेंज किया हुआ है विद कोलैबोरेशन डिफरेंट एनजीओ। सही है, तो वो भी हम लोग सारा ये न्यू ईयर का आगाज है हमारा। चले जी, बिल्कुल साल के आखिर में आपने बड़ी अच्छी खबर दी है कि आप कराची में कचरा नहीं मिलेगा 2018 में। हाँ बिल्कुल, हमारी यूथ की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से जो है कराची में 2018 में आपको कचरा नहीं होगा। अल्लाह करे जो ट्रेशर्स वाले काम कर रहे हैं ये बिल्कुल कामयाब हो। और अली, यही कहा जा रहा है कि इस साल का एंड, और इस साल के एंड में अब देखना यह है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। उस हवाले से हम कल के शो में बात करेंगे और आपको बताएंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कौन सी पार्टी जो है किस पार्टी को मात दे सकती है, कौन सी पार्टी किस पार्टी से आगे जा रही है, पाकिस्तान में इस साल में क्या हुआ, ये जानिएगा हमारे कल के शो में। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।